हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में वील बी प्रैक्टिसिंग सम न्यूमेरिकल्स एंड सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। पिछली क्लास में हमारा चैप्टर ऑलरेडी पूरा हो गया था, पर देखिए सिर्फ थ्योरी कर लेना, आपने सिर्फ डेरिवेशंस कर ली, थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ ली, उससे पेपर में नंबर नहीं आएंगे। आपके पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई बार कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, तो सिर्फ थ्योरी रट लेने से आप वो नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। जब तक आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हुए ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आज की क्लास में वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, हम पिछले चैप्टर के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो अपनी बुक खोल लीजिए प्लीज। विल ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स पहले, उसके बाद फिर कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी देखेंगे। पेज 211, solved example 22. Though it's already solved in the book, but फिर भी थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट हाईलाइट करना चाह रहा हूं मैं। देखो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम। मेरे पास एक कॉइल है। अब आइडियली जो कॉइल होगा, कॉइल का मतलब यहाँ पे सोलिनॉइड से है। अब वैसे तो ये इंडक्टर है एल, पर देखा जाए तो ये किसी वायर से ही तो बना होगा। अब कॉपर से बना है, किसी भी चीज से बना है, कुछ तो रेजिस्टेंस भी होगी इसकी। तो वही रेजिस्टेंस उसने दे रखी है कि कॉइल की रेजिस्टेंस ही 100 ओम है। तो हम क्या करेंगे, अगर कॉइल की रेजिस्टेंस ही दे रखी है तो उसको अलग से एक रेजिस्टर फॉर्म में आप शो कर दीजिए। ये माना इसी कॉइल की रेजिस्टेंस है, बट उसको सेपरेटली, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस होती थी ना, उसको हम सेल के साथ शो कर देते थे, तो वही चीज यहां पर भी है। तो इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है। अब यूनिट से आपने पहचान लिया कि ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दिया हुआ है और रेजिस्टेंस 100 ओम है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बहुत आसान होंगे। आप सिर्फ एक बार फिगर बना लो, डेटा लिख लो, फिर आगे देखेंगे उसमें क्या करना होता है। इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट, इसको उसने VRMS दे रखा होता है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज है यानी ये फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा आप यहां से निकाल सकते हो 2 पाई एफ करके, तो ओमेगा हो गया 100 पाई। ठीक है ना। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। ध्यान से अगर आप देखेंगे, दिस इज एन LR सर्किट, L और R लगे हुए हैं, तो दिस इज LR सर्किट। तो LR सर्किट में इंडक्टर कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सएल, और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। 100 पाई ओमेगा हो गया और एल हो गया 0.5, तो ये आ गया 100 पाई इंटू 0.5 यानी 50 पाई, और ये यूनिट होगा इसका ओम। इंडक्टर जो है वो करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, 50 पाई ओम, और रेजिस्टर कितना ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, 100 ओम, वो तो डायरेक्टली दे रखा है। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज, तो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन कितना होगा डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते आप। 50 पाई प्लस 100, आपको याद होना चाहिए ये इंपीडेंस के फॉर्मूले से ऐड होते हैं, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन जो Z आएगा वो आ जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैलकुलेशन में वहीं से देख रहा हूं, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन कैलकुलेशन। तो एक्सएल है मेरा 50 पाई, तो 50 पाई का स्क्वायर, ठीक है, और R है 100। तो फ्रॉम हियर वी गेट Z इज इक्वल टू 186 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना। वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन कैलकुलेशन, पर आपको तरीका पता होना चाहिए। एक्सएल निकाला, आर निकाला, इस फॉर्मूले से मैंने जेड निकाल लिया। अब पूछा है उसने व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। अब करंट का फॉर्मूला होता है V बाय जेड, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां पर अगर आप VRMS यूज करोगे तो जो करंट आएगा वो भी करंट का RMS वैल्यू ही आएगा। तो ठीक है, वही करते हैं। तो VRMS हमें दे रखा है 240 और 186। ये जो वैल्यू आई ये इस सर्किट के RMS करंट की आई है। क्योंकि आप जानते हैं करंट ऑल्टरनेटिंग है, तो
उसमें एक आरएमएस वैल्यू होती है जो कि एवरेज की तरह होती है, यहां कहीं ये आरएमएस वैल्यू है। पर क्वेश्चन में उसने आरएमएस नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, टॉप मोस्ट वैल्यू। तो आई मैक्स का फॉर्मूला या फिर आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई मैक्स बाय √2। तो आई मैक्स निकालने के लिए आप यहां √2 से इंटू कर दीजिए, तो दिस वैल्यू, तो आई मैक्स हो गया हमारा 240/186 into √2 ampere. This is the maximum current which is going to flow in the circuit. ठीक है, this is coming out to be 1.82 ampere. कैलकुलेशन में मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, कैलकुलेशन आंसर सीधा यहां से देख लें, तरीका आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट पे थोड़ा ध्यान दो। What is the maximum current if the circuit is connected to a very high frequency supply? अब उसने जो AC सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, यानी 1 सेकेंड में इसकी पोलैरिटी 50 टाइम्स चेंज कर रही है। अब उसने क्या करा, एक ऐसा AC सोर्स लगा दिया जिसकी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, कोई वैल्यू नहीं दी, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो देखो स्टेप बाय स्टेप, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो ओमेगा बहुत ज्यादा आएगा, ओमेगा विल बी वेरी हाई, टेंडिंग टू इन्फिनिटी मान सकते हो आप, बहुत हाई बोला है उसने, यानी फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ओमेगा भी, एफ बहुत बड़ा है तो ओमेगा भी बहुत बड़ा होगा। और जब आप एक्सएल निकालोगे ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा इज वेरी हाई, इंटू एल करोगे तो एक्सएल विल ऑल्सो कम आउट टू बी वेरी हाई, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यानी ये इंडक्टर जो है बहुत हाई ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, एक्सएल इज कमिंग आउट टू बी वेरी हाई। अब उसके बाद जब आप z निकालेंगे, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल बहुत हाई है तो z भी बहुत हाई आएगा, यानी सर्किट में जो इंपीडेंस है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और अब आइए करंट के फॉर्मूले पे। अगर इंपीडेंस बहुत ज्यादा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो बताओ सर्किट में करंट कितना होगा। इफ द डिनोमिनेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, जितना ज्यादा हो जाएगा ये करंट उतना कम होगा, और अगर ये बहुत बड़ा है तो करंट बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट जीरो। यानी इफ वी हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स देन the current is almost zero. Question फिर से पढ़ो। What is the maximum current if it is connected to a very high frequency supply? अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में कंफ्यूज मत करो, वोल्टेज 240 है पर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सर्किट में करंट ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा। अब देखिए उसी पर बेस्ड एक थ्योरेटिकल पार्ट, जो हमने करा न्यूमेरिकल वो तो ठीक है, पर अब जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल आए, कैसे उसको वो थ्योरी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना देगा। हेंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। अब देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती है। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर इज इक्विवेलेंट टू एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, जिस सर्किट में कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो। वो कह रहा है आपको, ही इज सेइंग एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, यानी इंडक्टर वाला जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या वो सही कह रहा है? लेट अस टेक दिस एज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द इंडक्टर डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो। अभी हमने प्रूव करा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ओमेगा बहुत ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है तो एक्सएल ज्यादा है, एक्सएल ज्यादा है तो जेड ज्यादा है, जेड हाई है तो करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा। यानी एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर इज ऑलमोस्ट लाइक एन ओपन सर्किट। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओपन सर्किट है यानी इस सर्किट में करंट फ्लो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जैसे ओपन सर्किट में जीरो होता है करंट, वैसे यहां पे भी करंट ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं इंडक्टर इज ऑलमोस्ट लाइक एन ओपन सर्किट। ठीक है, अच्छा डी पार्ट, हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन अ डीसी सर्किट आफ्टर स्टेडी स्टेट।
अब अगर ये डीसी सर्किट होता, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती, ओमेगा 0 हो जाता, एक्सएल 0 आ जाता। ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा, हाई फ्रीक्वेंसी वाले का उल्टा। डीसी सप्लाई है, अगर डीसी में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक बार भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी 0 है, ओमेगा 0 है, एक्सएल 0 आ जाएगा, यानी इट इज ऑफरिंग नो ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सएल वाली टर्म ही खत्म हो गई, 0 हो गई। तो Z की वैल्यू देखो, Z में 2 चीजें आती थी, एक्सएल और R, अब एक्सएल खत्म हो गया, तो Z जो है बिकम स्मॉल, और Z अगर स्मॉल हो गया तो करंट जो होगा वो हाई हो जाएगा। यानी डीसी सर्किट अगर होता तो इस सर्किट में जो करंट होगा वो हाई होगा। वो आपसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसमें मैं अगर एसी सोर्स लगाता हूं तो करंट I1 है, और अगर इसी सर्किट में मैं डीसी सोर्स लगाता हूं तो करंट I2 है। क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। विद एन एसी सोर्स द करंट इज I1, and if I connect a DC source then the current is I2। AC सोर्स के साथ I1 है और DC सोर्स के साथ I2 है। अब वो पूछ लेगा कि कौन सा बड़ा होगा, हाँ DC सोर्स वाला बड़ा होगा, क्योंकि AC सोर्स में दोनों ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे थे। जब DC सोर्स लगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर नहीं कर रहा, ये टर्म नहीं आ रही, Z छोटा हो गया, Z छोटा हो गया तो करंट हाई होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ोगे समझ में आएगा। अगर आपने चैप्टर रिवाइज करा होगा, क्वेश्चंस अगर आपने अपने आप ट्राई करे होंगे ना, तो फॉर श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करा रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चंस ट्राई ही नहीं करे, जस्ट आप वीडियो अटेंड कर रहे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज। टाइम बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, ऑलमोस्ट अब सितंबर एंड हो गया है, और इसके बाद अब हमें आगे के चैप्टर्स भी स्टार्ट करने हैं। तो अगर अभी पुराना बैकलॉग अगर आप छोड़ते रहोगे, क्वेश्चंस, असाइनमेंट, सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं ट्राई करोगे, तो फिर आगे तो टाइम मिलेगा नहीं ना उसके लिए। जो भी क्वेश्चंस असाइनमेंट में, सॉल्व्ड एग्जांपल में दे रखे हैं, दे आर ऑल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25। हाउ आर ट्रांसफॉर्मर्स यूजफुल इन रिड्यूसिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लॉस? ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा यूज यही होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब मैंने आपको बताया था एसी जनरेटर्स हैं, या कोई डैम है, या कोई विंड मिल है, इसमें एसी जनरेटर लगा होगा पीछे। इसमें जब ये हवा से घूमता है, आर्मेचर घूमता है। रिकॉल करो चैप्टर 6, एसी जनरेटर। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन टर्म्स। एसी जनरेटर अलग चीज थी, ट्रांसफॉर्मर अलग चीज थी। ऐसा नहीं है कि मिक्सअप हो गया कि हाँ नाम सुनते ही लगा कि ये तो एक ही चीज होते हैं। थोड़ा सा सोचिए, एसी जनरेटर अलग था, चैप्टर 6 में कराया था, और ट्रांसफार्मर अलग चीज है। तो ये विंडमिल है, विंडमिल जब घूमता है तो आर्मेचर घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को आपके सिटी तक, आपके घर तक कैसे पहुंचाया जाता है? यहां से जो ट्रांसमिशन वायर्स होंगे, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक लाते हैं? हाँ ऑब्वियसली यही लाते हैं, तारों से ही इलेक्ट्रिसिटी आती है घर तक। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इन वायर्स में, अब देखो कितना लंबा डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी जहां जनरेट हो रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साइट, और ये हमारा टाउन है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब यहां से कितना लंबा डिस्टेंस होगा? सेवरल किलोमीटर्स। तो ये वायर्स कितने लंबे होंगे? और अब ये वायर भी तो किसी मटेरियल से ही बना है, कुछ तो रेजिस्टेंस होगी इसकी। दो इट इज अ वेरी थिक वायर, अच्छा कंडक्टर का होता है, पर कुछ तो रेजिस्टेंस होगी इस वायर की भी। अब इस वायर में अगर करंट फ्लो करता है, तो आप जानते हैं करंट के फ्लो करने से कोलिजन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स वायर में जाते हैं, कोलिजन्स होते हैं, और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो इन वायर्स में जब करंट फ्लो करेगा तो कोलिजन्स होंगे, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, और बहुत सारी एनर्जी इन वायर्स में वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। देयर इज अ पावर लॉस। लॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हीट एटमॉस्फेयर में निकल गई, आपके किसी काम थोड़ी ना आएगी ये हीट जो है वायर्स में से निकल रही है। पावर लॉस हो रहा है I² R।
अब कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि ये देखो ये तो लॉस वेस्टेज है ना पूरा। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है, एंड हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस? यू विल नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर दिस हीट लॉस। आप क्यों पे करोगे? आपको थोड़ी ना मिल रही है ये तो रास्ते में ट्रांसमिशन लॉस है। तो इसको रिड्यूस कैसे करें, I²R को रिड्यूस कैसे करें? पहला तो सबसे ऑब्वियस तरीका है रेजिस्टेंस कम हो। अब इन वायर्स की रेजिस्टेंस में कैसे कम करूं? जो अच्छा कंडक्टर है वो यूज कर रहे हैं, मोटे वायर्स बना रहे हैं, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। कितने लंबे वायर्स हैं, दे आर सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग, तो कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। तो दूसरा तरीका आता है करंट कम कर दो। इफ द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज लेस, तो ऑब्वियसली अगर करंट कम होगा तो कोलिजन्स भी कम होंगे। पर अब जितना करंट यहाँ पर चाहिए उतना तो मुझे भेजना पड़ेगा ना। आपको घर में डिवाइसेस चलानी है, फैन, एसी, लाइट सब चलाने हैं। अब मैं करंट सिर्फ 0.5 एम्पियर भेजता हूँ, 0.5 से तो आपका एसी भी नहीं चलेगा। तो आपको तो करंट चाहिए, वी रिक्वायर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ करंट। और ये एक घर के लिए थोड़ी ना, ये तो कितने सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है आगे। देयर आर सो मेनी हाउसेस, तो आई रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ करंट इन द वायर्स। तो क्या करें, करंट भी कम नहीं कर सकते। तो वहां पर रोल आता है ट्रांसफार्मर्स का। पावर जनरेशन साइड हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और टाउन में या जहां हम उसको यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद करिए पिछली क्लास में मैंने ट्रांसफार्मर में एक चीज बताई थी कि वट एवर वी गेन इन वोल्टेज वी विल लूज इन करंट इन द सेम रेशियो, आइडियल मान के। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, सपोज करिए जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई वो V थी और जो करंट था वो I था, जो भी यहाँ प्रोड्यूस हुआ। अब उसको डायरेक्टली नहीं सप्लाई करते हम, पहले क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप करने से वोल्टेज बढ़ गई। लेट अस से फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट जो वोल्टेज प्रोड्यूस करी थी 220 वोल्ट थी, और करंट जो था मान लो 100 एम्पियर था। अब इस वायर में अगर मैं 100 एम्पियर करंट भेजूंगा तो सोचो पावर लॉस कितना ज्यादा हो जाएगा, 100 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, यानी 10 की पावर 4 इंटू R। अगर इस वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम भी होती तो ये 10 की पावर 4 वॉट का लॉस हो रहा है। 10,000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर वेस्ट होती पर सेकेंड। तो क्या करा जाए, करंट को किसी तरीके से कम करना है। तो क्या करा मैंने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करा और वोल्टेज को 100 टाइम्स बढ़ा दिया। स्टेप अप है, 100 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा रहा है। 220 की जगह अब वोल्टेज हो गई 22,000 वोल्ट। ध्यान से देखो, 100 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा दी गई है, 220 की जगह 22,000 वोल्ट कर दी। अज्यूम कर रहे हैं आइडियल है, तो करंट जो है वो 100 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। यानी यहां पर हमें जो वोल्टेज और करंट मिलेंगे वो होगा 22,000 वोल्ट, एंड द करंट इन द वायर्स विल बी 1 एम्पियर। वोल्टेज बढ़ाई, करंट कम कर दिया। अब जब ये इस ट्रांसमिशन के बाद यहां पहुंचा, अब कोई कहता है 22,000 वोल्ट थोड़ी ना घरों में सप्लाई करेंगे, कितना डेंजरस हो जाएगा 22,000 वोल्ट तो। और करंट हमें 1 एम्पियर थोड़ा चाहिए, हमें तो करंट थोड़ा ज्यादा चाहिए। 1 एम्पियर से तो ज्यादा डिवाइसेस नहीं चल पाएंगी। तो यहां पर अब हम उसको उल्टा करने वाले हैं जो हमने यहां किया था। ये स्टेप अप था, वोल्टेज को बढ़ा रहा था, ये स्टेप डाउन है। ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को कम कर देगा। वोल्टेज को 22,000 वोल्ट अगर मान के चलते हैं हम, 22,000 वोल्ट से वापस 220 वोल्ट कर देगा। अब वोल्टेज इसने 100 टाइम्स कम करी है, वोल्टेज हैज बीन रिड्यूस्ड 100 टाइम्स, तो करंट 100 टाइम्स बढ़ गया होगा। तो करंट 1 एम्पियर की जगह बढ़कर 100 एम्पियर हो गया। यानी यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद मेरे को वापस 220 वोल्ट मिल गया और वापस 100 एम्पियर मिल गया। वही मिला मेरे को जो हमारा प्रोड्यूस हुआ था। यानी ये स्टेप डाउन बिल्कुल स्टेप अप का उल्टा कर रहा है। इसने स्टेप अप करा और यहां इसने वापस इसको स्टेप डाउन कर दिया, वापस वही मिल गया। सिर्फ रास्ते के लिए हमने उसको स्टेप अप रखा।
रास्ते के लिए स्टेप अप करके देखो फायदा क्या हुआ। कोई पूछता है फायदा क्या हुआ, यहाँ आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, यहाँ वापस वोल्टेज कम कर रहे हो, वेस्टेज है? नहीं, वेस्टेज नहीं है। वोल्टेज जब मैंने यहाँ बढ़ाई, मैंने 100 गुना वोल्टेज बढ़ा दी, तो करंट 100 टाइम्स कम हो गया। करंट अब देखिए 100 टाइम्स कम हो गया, तो रास्ते में जो पावर लॉस होने वाला है, करंट कितना है 1 एम्पियर, तो 1 स्क्वायर रेजिस्टेंस 1, यानी सिर्फ 1 वॉट का लॉस हो रहा है। पहले कंपेयर करो 10,000 वॉट का लॉस हो रहा था, अब सिर्फ पावर लॉस, हीट लॉस 1 वॉट का हो रहा है। इतना तो हो गई, थोड़ा बहुत तो हो गई, ठीक है ना। तो इसमें करंट, हमारा एम क्या है, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज में जितने टाइम बढ़ाऊंगा करंट उतने टाइम्स कम हो जाएगा। तो वोल्टेज को बढ़ाइए 100-200 टाइम्स, करंट जिससे 100-200 टाइम्स कम हो जाए। करंट जितना कम होगा वायर में उतना हीट लॉस कम होगा। और इस एंड पे जब वो पहुंच गया, तब वापस वही कर दो, वोल्टेज को कम कर दो, 22,000 से वापस ले आओ 220 पे, करंट वापस बढ़ जाएगा, तो जो हमें इनिशियली चाहिए था वो मिल जाएगा। तो इन रियल लाइफ आप नोटिस करिएगा, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो डायरेक्टली यहां से नहीं आ रही। देयर इज अ ट्रांसफार्मर नियर योर हाउस, एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर होगा आपकी लोकेलिटी में कहीं ना कहीं, और वहां से सारे घरों को सप्लाई करा जाता है। दैट ट्रांसफार्मर इज गेटिंग सप्लाई फ्रॉम दिस ट्रांसफार्मर, स्टेप अप से यहाँ पे। तो जो आपके घर के आसपास होगा वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। दिस इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ केज, और इस पे डेंजर का साइन भी होता है, क्योंकि जो इनकमिंग वोल्टेज है यहाँ पर पीछे से जो आ रही है, दैट इज वेरी हाई, 22,000 वोल्ट, जिसको ये हैंडल करके कम कर रहा है 220 में। तो ये केज में इनक्लोज होता है, जिससे कि आसपास ना जा सके इसके। और इसके बाहर कई बार इस पे एक बोर्ड लगा होता है, उस पर सारा स्पेसिफिकेशन लिखा होता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है, कितने में रिड्यूस कर रहा है, वो सब लिखा होता है। तो आप अपने घर के आसपास ट्राई लोकेट दिस और देखिएगा कि उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है क्या, ठीक है ना। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इट, इसके पास नहीं जाना फॉर सेफ्टी रीजंस, इससे दूर रहना होता है। वैसे तो 99.9% केसेस में ये केज के अंदर एनक्लोज होता है, बट स्टिल बी सेफ, स्टे अवे फ्रॉम इट। और देखो इस पे बस दूर से कि जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर क्या साइन है, कितनी वोल्टेज को ये हैंडल कर रहा है, कहां से कहां रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ये लिखा हुआ उस पर। तो दिस इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। अब देखो ये एसी का एक एडवांटेज भी है, जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये सिर्फ एसी में वर्क कर सकते हैं। अगर आपका 220 वोल्ट का डीसी सप्लाई होता तो आप उसको स्टेप अप और फिर यहाँ स्टेप डाउन नहीं कर सकते थे। तो अगर डीसी ट्रांसमिशन, डीसी को आप ट्रांसमिट कर रहे होते तो एनर्जी लॉस होता ही होता। वहां आप ये नहीं कि 220 वोल्ट को बढ़ा दिया, करंट कम कर दिया, डीसी में तो आपका ट्रांसफार्मर ही वर्क नहीं करेगा। अगर आपने ट्रांसफार्मर सही से सुना होगा, चैप्टर बुक से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर्स डीसी में वर्क नहीं करेंगे। तो डीसी सप्लाई में आप अगर सपोज करो आपके कंट्री में डीसी सप्लाई यूज होता, तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी आपके घर तक सप्लाई करते वक्त रास्ते के वायर्स में एनर्जी लॉस होता ही होता। इसीलिए एसी यूज करते हैं, क्योंकि एसी में ट्रांसफार्मर्स लगाकर एनर्जी लॉस को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। वो आपसे पूछ सकता है कि हम एसी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन एसी वी कैन यूज ट्रांसफार्मर्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन लॉस इन द वायर्स। एसी को यूज करने का ये बहुत बड़ा रीजन है, वरना पहले के टाइम में तो डीसी यूज होता था। तब जब लोगों ने देखा इतना एनर्जी लॉस हो रहा है तो दे स्विच्ड ओवर और एसी यूज करते हैं फिर, ठीक है। चलिए ठीक है। अब ये देखो, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आई जब आपने क्वेश्चंस करे। सिर्फ आपने ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग रट लिया तो उससे तो आपको रियल लाइफ यूज समझ में ही नहीं आया। किसी ने सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा और याद कर लिया, और उससे तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ना। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एम ये नहीं है कि हम सिर्फ टॉपिक कराएं और चैप्टर हो गया और आगे चले। जो भी टॉपिक करा रहे हैं उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे कि यू गेट कॉन्फिडेंस एंड पेपर में आप अटेम्प्ट कर पाओ। लेट अस ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। कुछ अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। Okay, now we are on page number 212.
कुछ कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ट्राई कर लेते हैं 146, क्वेश्चन नंबर 146, और एक और देखते हैं 20th भी देख लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत सारे हैं, देयर आर सम गुड न्यूमेरिकल्स आल्सो। आप लोग ट्राई करना, और जो नहीं होंगे विल गिव टाइम फॉर डाउट्स। कोई डाउट बचना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, चलो थोड़ा सा अगर आपने ट्राई करे हुए ये 146 और 20, इट्स फाइन। अगर नहीं अभी तक ट्राई करे तो वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। दे आर शॉर्ट आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 मिनट का टाइम दो। कर पाए वेल एंड गुड, नहीं कर पाए फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, a capacitor, variable resistor and bulb are connected in series. A capacitor, variable resistor and a bulb. इस चैप्टर में रीजनिंग क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इस तरीके के। देखो, द बल्ब ग्लोज विद सम ब्राइटनेस। अब ये आपका जो कैपेसिटर है C और ये रेजिस्टर है R। बल्ब को भी मैं एक रेजिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। लेट अस से जो भी इसकी रेजिस्टेंस है उसको भी मैं मिला के, इन दोनों की रेजिस्टेंस को मिला के R बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इसको R1 R2 R1 प्लस R2 हो गए, टोटल R ही बोल रहे हैं। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? Z कितना होगा? अंडर रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और XC कौन होगा? 1/ωc, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो क्वेश्चन देखो कैसे पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट आपका जो हमने यूज करा था, सॉरी चैप्टर 6 नहीं, चैप्टर 2 कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया था वो भी यूज हो रहा है। चैप्टर 2 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो उसका कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। वो पूछता है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है यानी सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और करंट का फॉर्मूला होता है V/Z। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले आपको पता ही है। अब वो कह रहा है एक कैपेसिटर के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से चैप्टर 2 की नॉलेज फॉर्मूले में K लग गया, या इन एनी केस K लग गया है, जो भी हुआ कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गई। मैं मान के चल रहा हूं, उसने कुछ बोला नहीं कि फुल्ली ऑक्यूपाई कर रहा है, जो स्लैब है फुल्ली ऑक्यूपाई कर रहा है, तो K लगा दिया मैंने। या जो भी केस है, स्लैब डालते ही आपको पता लगना चाहिए कि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले से एक्सप्लेन करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गई। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई तो XC डिक्रीज हो गया। XC डिक्रीज हो गया तो Z भी डिक्रीज हो गया, और अगर Z डिक्रीज हो गया तो करंट इंक्रीज हो गया, और करंट इंक्रीज होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे एक्सप्लेन करा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, नहीं पता चैप्टर 2 रिवाइज करो, पता होना चाहिए था। स्लैब डालते ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो XC डिक्रीज तो Z डिक्रीज, और Z डिक्रीज तो करंट इंक्रीज, बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला पार्ट अपने आप इसका देखना। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया है, हिंट मिल गया आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशंस दे रखी हैं V और I की। वोल्टेज इज गिवन एज 100 sin pi t, और करंट इज गिवन एज 10 sin pi t plus pi by 4। वो कह रहा है एक एलिमेंट, एक सर्किट है
जिसके अंदर दो चीजें हैं, देयर आर टू थिंग्स, हो सकता है आर और एल हो सकता है आर और सी हो सकता है एल और सी, दो चीजें, ठीक है ना। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो दोनों कौन सी हैं। एन अननोन बॉक्स कंटेन टू इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब या आर एल और सी में से कोई दो है, ठीक है ना। अब उसने आपको ये दे रखा है डेटा, इससे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो दोनों कौन है। यहां से आपको एक चीज पता लग रही है, फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ये आर एल हो सकता था, आर सी हो सकता था, या एल सी हो सकता था। एल सी तो रूल आउट हो गया। क्यों रूल आउट हो गया? क्योंकि आपको tan फाई का फॉर्मूला पता है। tan फाई का फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर ये एलसी सर्किट रहा होता, हैड इट बीन एलसी, तो एक्सएल होता और एक्सी होता, आर तो होता ही नहीं, तो आर जीरो हो जाता, तो tan फाई जो आ जाता वो आ जाता इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, तो फाई आ जाता 90 डिग्री यानी पाई बाय 2, पर हमें पाई बाय 2 तो नहीं दे रखा, पाई बाय 4 दे रखा, यानी अगर ये एलसी सर्किट होता तो दिस वुड हैव बीन पाई बाय 2, पर ये पाई बाय 2 है नहीं, है ना, पाई बाय 4 है, तो एलसी तो हट गया। चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो सब समझ में आएगा आपको। अब बचा आर एल या आर सी, यानी एक तो मुझे पता लग गया, एक तो आर है, अब दूसरा या तो एल होगा या सी होगा। अब वो देखो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, फेजर डायग्राम से रिकॉल कर लो, इंडक्टर सर्किट जो एल सर्किट होता था वो क्या चाहता था, एल सर्किट चाहता था कि वोल्टेज लीड करे, और सी सर्किट चाहता था कि करंट लीड करे। हमारे सर्किट में लीड कौन कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, यानी हमारा सर्किट में कैपेसिटर का रोल है, यानी दूसरा जो होगा वो कैपेसिटर होगा, यानी इट इज आरसी सर्किट। ये सब कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है, रट के चले गए, फॉर्मूले में डाला आंसर आ गया, नहीं, सोचना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। फाइंड द एवरेज पावर लॉस इन द सर्किट। एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला था VRMS IRMS इनटू cos फाई। जब ये आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं तो साइन के बाहर जो टर्म आप देख रहे हैं ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट 2। करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। जब भी इक्वेशन दी होगी ना पूरी साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, तो साइन के बाहर जो भी चीज होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट 2। फाई दे रखा है आपको, तो कॉस फाई यानी कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 45 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एवरेज पावर निकालते हैं, VRMS 100 बाय रूट 2 IRMS इनटू कॉस 45, यहां से आप सॉल्व कर लो तो यू विल गेट द एवरेज पावर आल्सो, ठीक है। ऑल दीज आर शॉर्ट आंसर ट्रिकी क्वेश्चंस। Question 6. Moving coil galvanometer cannot be used to measure the current in an AC circuit. हाँ, आपने लैब में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा होगा, और लैब में आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं दे आर विद द डीसी सप्लाई ओनली। आप लैब में या तो कोई सेल, डैनियल सेल, लेक्लैंक सेल यूज करेंगे, या आप यूज करते हैं बैटरी एलिमिनेटर, एक डिवाइस होती है बॉक्स टाइप, उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं जिससे आप तार लगाते हो, तो दिस गिव्स यू अ डीसी आउटपुट। तो आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है लैब में मोस्टली पोटेंशियोमीटर हो गया या मीटर ब्रिज हो गया, जो हमने चैप्टर 3 वाले एक्सपेरिमेंट्स देखे, वो सब डीसी सप्लाई पे होते हैं। और यहाँ पर करंट मेजर करने के, करंट डिटेक्ट करने के लिए आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते थे। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैंने आपको चैप्टर 4 में बताई थी, पर दिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डीसी। अगर एसी है, एसी में तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर रही है,
करंट इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो अगर आपका गैल्वेनोमीटर होगा मूविंग कॉइल, इसकी नीडल तो आगे पीछे ही होती रह जाएगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और होता क्या, इतनी ज़्यादा तेज हमारे घर में जो सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज है, यानी इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो होगा क्या, इसकी नीडल वहीं रह जाएगी क्योंकि इससे पहले वो आगे जा पाए, इससे पहले पीछे चली जाएगी, उससे पहले पीछे जा पाए, फिर वो आगे चला जाएगा, यानी इतना जल्दी जल्दी होना होगा कि वो नीडल हिल ही नहीं पाएगी, इट विल स्टे एट द जीरो ओनली। तो अगर आप मूविंग कॉइल, जो आपके लैब के इंस्ट्रूमेंट्स है, मूविंग कॉइल आपका गैल्वेनोमीटर है या वोल्ट मीटर है या एमीटर है, वो आप एसी सप्लाई पे अगर यूज करोगे ना, दे विल गिव यू जीरो रीडिंग। एसी के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। इनका नाम है सिर्फ हॉट वायर, दे आर नॉट हॉट। इनका नाम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इसलिए है क्योंकि ये पावर या हीट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं और दे मेजर द आरएमएस वैल्यूज। अगर आप अपने घर में जो सॉकेट है उसमें एक एसी वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो आपको 220 वोल्ट की रीडिंग देगा, एसी वोल्ट मीटर यानी हॉट वायर। नॉर्मल वाला लगाओगे तो जीरो रीडिंग देगा, ठीक है। तो फॉर एसी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर डीसी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ मेजरमेंट करना है, अगर आपको सपोज करिए आप मार्केट में वोल्ट मीटर खरीदने जाते हैं तो आपको शॉपकीपर को बताना पड़ेगा वेदर यू वांट अ वोल्ट मीटर टू मेजर एसी और वेदर यू वांट अ वोल्ट मीटर टू मेजर डीसी, क्योंकि दोनों के लॉजिक, दोनों का वर्किंग जो है वो अलग होता है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 20 में भी कई सारे रीजनिंग पार्ट्स हैं, देखिए आई थिंक ये हो गए होंगे आपके, एक बार देख लो। इसमें से बस एक लास्ट वाला अभी हम डिस्कस करते हैं, व्हाई इज चोक कॉइल नीडेड इन द यूज ऑफ ट्यूबलाइट्स। होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए आपके पास एसी सप्लाई है, अब आपको 220 वोल्ट का एसी सप्लाई है, सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। मुझे ट्यूबलाइट यूज करनी है या कोई ऐसी डिवाइस यूज करनी है जिसको करंट कम चाहिए, दिस इज सम डिवाइस। अगर आप इसको डायरेक्टली 220 वोल्ट एसी पे लगा देंगे तो सर्किट में सिर्फ एक ही चीज लगी हुई है, लेट अस से ये रेजिस्टेंस है कोई, तो सर्किट में जब आप करंट निकालोगे V बाई जेड से तो ये हो जाएगा 220 बाई जेड में, तो सिर्फ ये अकेला आएगा, तो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतने ज़्यादा करंट से हमारी डिवाइस मान लीजिए खराब हो जाती है। हमारी डिवाइस जो है इसको लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, पर क्योंकि सप्लाई में 220 वोल्टेज आ रही है, जो करंट आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा जिससे ये डिवाइस खराब हो सकती है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ एक और ऐसी चीज़ लगाना चाह रहा हूँ जो सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को रिड्यूस कर दे। सबसे आसान, कोई बच्चा कहता है रेजिस्टर लगा दो, रेजिस्टर लगा देंगे तो फॉर्मूले में रेजिस्टर, सपोज ये R डैश है तो R प्लस R डैश हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर प्रॉब्लम दूसरी है, प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो हीट लॉस हो जाएगा, कोलिजन्स होंगे, हीट का लॉस हो जाएगा। तो रेजिस्टर लगाने की बजाय आप क्या करिए, आप एक इंडक्टर लगा दीजिए। फॉर्मूले में अब R और ये, अब देखिए नीचे R अकेला नहीं आएगा, अब R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आ जाएगा। इंडक्टर के आने से डिनोमिनेटर में ये टर्म आ गई और ये करंट को रिड्यूस कर देगा। इंडक्टर भी तो अपोज करता है बैक ईएमएफ की वजह से, ये भी तो बैक ईएमएफ की वजह से करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। हाँ, तो ये करंट को रिड्यूस तो कर देगा, पर इसका बेनिफिट क्या है कि इंडक्टर के अंदर देयर इज नो पावर लॉस। आपको याद होगा मैंने बताया था वॉटलेस, जो भी एनर्जी का लॉस होता है वो सिर्फ रेजिस्टर के अंदर होता है। इंडक्टर या कैपेसिटर आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस करंट को ऑब्स्ट्रक्ट तो करेंगी पर देयर विल बी नो पावर लॉस।
तो जो आपकी ट्यूबलाइट होती है उसके साथ एक चोक लगता है, बेसिकली इट इज एन इंडक्टर, और उसका काम क्या होता है, टू रिड्यूस द करंट बट विद नो पावर लॉस। इंडक्टर करंट को रोक तो देगा, कम तो कर देगा बैक ईएमएफ की वजह से, पर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर आप रेजिस्टर यूज करते, रेजिस्टर भी करंट को रोक देता, कम कर देता, पर उसमें थोड़ा सा एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती, जो हम नहीं चाह रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम सारे नहीं डिस्कस कर सकते। थोड़े से मैंने कुछ कॉमन जो डाउट्स होते हैं वो मैंने डिस्कस करे हैं। आप प्लीज अब सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स ट्राई कर लो, प्रैक्टिस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कर लो, और चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है जिसमें यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वो ट्राई करो। ठीक है, तो विद दिस वी आर नाउ फिनिशिंग चैप्टर 7। इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट चैप्टर 8। चैप्टर 8 बहुत ही छोटा चैप्टर है। आई प्लान टू फिनिश दिस इन 2 क्लासेस। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट दैट ये काम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, और जो आपके डाउट्स हैं उनको मार्क कर लो, सो दैट वी कैन डिस्कस दोस। ओके, थैंक यू।